हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नागेंद्र राय ट्विटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके भूगोल के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और ये चैप्टर का नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन के बारे में, ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका इंट्रोडक्शन आपके बुक के बारे में कि ये रहा। देखिए यहाँ पर ये आपका भूगोल संसाधन एवं उपयोग है यहाँ, और यही किताब से हम आप लोगों को सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। क्वेश्चन है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो पशु हमारे आसपास देखने को मिल ही जाते हैं, वन हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, नदियां, बहुत सारी नदियां हैं, तो क्या वो बहुत महंगी है? नहीं, लेकिन खनिज। अब बात करते हैं खनिज क्या होता है। तो भूमि के नीचे से जितने भी चीजें हम लोग खुदाई के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। हाँ, जैसे में हो गया हम लोग का कोयला, पेट्रोलियम, कई प्रकार के धातु अयस्क भी खनिज में आ सकता है। जैसे कि कुछ धातुएं होती हैं जो खनिज के द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे में लोहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है के बारे में यहाँ पर पूछा है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वन हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, नदियां प्रकृति से, खनिज भी प्रकृति से ही। लेकिन नगर जो है, नगर को हम लोग बनाते हैं, वो क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसके बारे में कहा है कि सीमित है। सीमित का मतलब लिमिटेड है, उसका उपयोग हम लोग करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का और पानी का। सौर ऊर्जा तो जब से पृथ्वी बना है तब से हम लोग को सौर ऊर्जा मिलती रहती है, हवा भी जब से पृथ्वी है तब से, पानी भी जब से पृथ्वी है तब से। लेकिन खनिज यह लिमिटेड है, यह कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। इसमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? यहाँ पर अस्तित्व यानी कि उसके जीवन में कौन खतरा डाल सकता है, वो है हम लोगों का वर्षा जल, सागर का जल, दूषित जल या मानव निर्मित बांध। बताइए, ये होगा दूषित जल। दूषित जल सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पानी में रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, बताइए, नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होगा, क्योंकि यह समुद्र से प्राप्त किया जाता है। समुद्र से तीन प्रकार की ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती हैं। पहला है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है तरंग ऊर्जा और तीसरा है थर्मल ऊर्जा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। और ज्वारीय ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला को एक बार हम लोग जला देंगे तो क्या उसके राख का हम लोग दोबारा कोयला बना सकते हैं? नहीं, इसलिए वह क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जैव संसाधन नहीं और अजैव संसाधन नहीं है। इसका सटीक आंसर क्या होगा? अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो बताइए, मानवकृत है या अजैव है कि चक्रीय है या पुनः पूर्ति है? पुनः पूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, हमें रोज ही मिलता है, तो यह क्या है? पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ठीक है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो हम लोग पढ़े हैं 200 किलोमीटर। क्या 200 किलोमीटर का क्षेत्र आपकी किताब में भी दिया है, हमने भी पढ़ा दिया है, लेकिन 200 किलोमीटर नहीं होता है, होता है ये 200 एनएम होता है। ठीक है, न्यूटिकल माइल। एनएम का मतलब होता है NUTICAL, न्यूटिकल माइल। न्यूटिकल माइल का मतलब होता है समुद्री मील। समुद्री मील। ठीक है, तो तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो वो है 200 एनएम यानी कि न्यूटिकल माइल। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधनों के संग्रहण से, संसाधनों के विदोहन से, संसाधनों के नियोजित विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होगा? तो संसाधनों के विदोहन से, नियोजित विदोहन नहीं बल्कि विदोहन से। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। हम आगे भी बताएं कि संसाधनों का, जब हम आप लोगों को थ्योरी दे रहे थे तो वो 55 मिनट का हुआ है। हम मानते हैं कि वो वीडियो लंबा है, लेकिन थोड़ा अगर आप लोग देख लीजिएगा तो वो पूरे संसाधन का रिव्यू है। जो आप लोग संसाधन चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना,
तो एक चैप्टर में आपका पूरे संसाधन का रिव्यू दिया गया है। आप टाइम निकाल करके थोड़े थोड़े पार्ट में करके देख लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी भी देश का जो, मान लीजिए कि हम लोग का भारत है, ठीक है, एक नक्शा हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग का भारत का नीचे वाला हिस्सा है, तो अगर हम लोग देखें भारत के नक्शे में, तो कोई जरूरी नहीं कि ये सीधा सीधा ही रहता है, टेढ़ा टेढ़ा उड़ा भी रहता है। तो इसको मिलाने के लिए हम लोग एक समुद्र में अपना एक बेस लाइन मानते हैं। ठीक है, जो समुद्र में होता है, ना कि जमीन पे होता है। जमीन से लेकर के समुद्र के किनारे से लेकर के, जो हम लोग का ये भूमि है, उसके तट से लेकर के आगे, यानी कि समुद्र के आगे कम से कम 12 एनएम का दूरी हम लोग नापते हैं। किसके लिए? तो इसके तट को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का राजनीतिक सीमा कहलाता है, और ये कितने दूरी तक रहता है? तो 12 एनएम। अगर इसको आप दूरी में देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर। ठीक है, संसाधन नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो बताइए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, भंडार संसाधन, संचित को संसाधन, या संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। हम आप लोगों को बताए हैं आगे हम अपनी पहले वीडियो में, तो उसको आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम कोई भी ऐसा चीज नहीं बताने वाले हैं जो आपको उस वीडियो में नहीं बताए। हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह विचार किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? आप लोग कमेंट में सर बताते रहिएगा। इसमें यहाँ पर उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये बात कहा था, और इस बात का जो प्रकाशन था वह शमशेर की पुस्तक में हुआ था। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें पढ़ा है। तो पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं पे बात किया गया था पर्यावरण के बारे में, तो वह विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका नाम क्या था? विश्व शिखर सम्मेलन। वो जो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को। और उसी दिन से हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व के तौर पर अगर कहीं पर सबसे पहले बात की गई थी पर्यावरण के बारे में, तो यह इसी सम्मेलन में की गई थी, जिसका नाम था विश्व शिखर सम्मेलन। क्या नाम था? विश्व शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा आप। ठीक, उसके बाद है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, ये आपका ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो कहां पर है? तो ब्राजील में है। रियो डी जेनेरो कहां पर है? तो हमारा ब्राजील देश में। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में सभी पूछ सकते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां पर हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्रांटलैंड में हुआ था, कि क्योटा में हुआ था, कि जोहान्सबर्ग में हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में 1997 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो न्यूयॉर्क अमेरिका 1997 ईस्वी में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यह भी बात याद रखिएगा, कोई आपसे पूछ सकता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? तो क्योटा में, जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में, कि ब्रांटलैंड आयोग 1987 ईस्वी में? क्या बात किया है? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। हम आपको बताए हैं कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और उसके 5-5 साल के अंतराल में ये पृथ्वी सम्मेलन होते गए। तो 1997 होगा, फिर उसके बाद 2002 ईस्वी में। तो जोहान्सबर्ग 2002 ईस्वी में। जोहान्सबर्ग हम लोग का दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, जहां पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस जिम्मेवार है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से सभी। हमने आप लोगों को क्योटो सम्मेलन में बताया है कि 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया है। तो पहला था हम लोगों का CH4, CO2, N2O और थी SF6, CFC और HFC, 1 2 3 4 5, ये आपके 6 गैस थे। ठीक है, CH4 यानी कि मेथेन गैस, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। शायद हमको लगता है कि 18 क्वेश्चन इस बार के बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है, इसीलिए हम आप लोगों को सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो मेरा देख लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड के SST का एक क्वेश्चन जो बोला जाता है, एक क्वेश्चन, वो आप लोगों से नहीं छूटेगा। आप मेरे पास आइएगा और कमेंट करिएगा कि सर जो क्वेश्चन था वो हमने टोटल बनाया है, टोटल 80 में से 80, लेकिन आपको बनाने कितने हैं? 80 में से आपको 40 ही बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाने हैं वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके बुक से है, इसमें हम कुछ अलग से ऐड नहीं किए। अलग से ऐड करेंगे जब ये पूरा संसाधन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। अभी सिर्फ आपके इस बुक के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन को परिभाषित कीजिए, तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अपनी जरूरतों को तथा सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं, हमें सुख सुविधा भी चाहिए। क्या चाहिए? सुख सुविधा भी। ठीक है, तो इसकी पूर्ति हमें कहां से होती है? तो संसाधनों से ही होती है ना। इसीलिए हम बोले हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में तथा सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो संसाधन कहेंगे। जैसे में बाइक है, बाइक से पहले क्या था? साइकिल था, और बस से पहले क्या था? बैलगाड़ी था। लेकिन क्या हुआ कि बैलगाड़ी में हमें समय लगता था, लेकिन हमें ईंधन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ ईंधन लगा, तो ईंधन का हम लोग उपयोग क्या किए? इंजन बनाने में, और इंजन से क्या बना? बस, ट्रक, बहुत प्रकार की गाड़ी, जैसे बाइक वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले जो एकदम आसान होगा वो उदाहरण लिखिएगा। तो हवा, पानी, भूमि, पेट्रोल, कई प्रकार के खनिज आदि। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है संभवी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो संभवी एवं संचित को संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, हम दो कॉलम बना दिए, एक बनाया है संभवी संसाधन के लिए, दूसरा बनाया है संचित को संसाधन के लिए। तो इसमें लिखे हैं पहला में वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। ठीक है, संभवी संसाधन का परिभाषा भी हम आप लोगों के पहली वीडियो में बताए हुए हैं कि संभवी संसाधन किसे कहते हैं। तो उसी का थोड़ा सा परिभाषा हम इसमें डाल दिए हैं। उसमें भी वैसे ही इसका थोड़ा सा परिभाषा, वैसे संसाधन जो भविष्य की पूंजी के तौर पर रखे जाते हैं या जमा किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संचित को संसाधन। इसका भी प्रयोग अभी किया जा रहा है, इसका भी प्रयोग थोड़ा सा किया जा रहा है, लेकिन व्यापक तौर पे नहीं। दूसरा है इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हो रहा है। इसका हम लोग तुरंत उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग थोड़ा बहुत हो रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका उदाहरण में आप लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट दे करके क्या लिख सकते हैं आप? हिमालय 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 क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, हिमालय, ये क्या हो गया? इसको ये मिट ही नहीं रहा है। हिमालय क्षेत्र का खनिज। ठीक है, और इसमें डाल सकते हैं आप सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, इसमें आप डाल सकते हैं नदी जल, समुद्री जल, ठीक है, और आप डाल सकते हैं झीलों का जल। ये सभी कहाँ चलाएंगे? आपके संचित कोष संसाधन में, ठीक है। हमारी बातें आपको लगता है कि समझ में आई होंगी? कमेंट करिएगा। नहीं समझ में आती है, आपके कमेंट का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आपको जो भी चीजें यहाँ पर नहीं समझ में आती है, आप उसको प्रॉपर अपने कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संसाधन संरक्षण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। आप लोगों ने कोरोना काल में एक वाक्य सुना होगा, मोदी जी से भी, चाहे बहुत सारे नेताओं पर भी, चाहे कहीं भी आप लोग देखे होंगे। क्या सुने होंगे कि बचाव ही सुरक्षा है। बात समझ रहे हैं क्या? बचाव ही सुरक्षा है। तो वैसे ही संसाधनों का बचाव ही इसका संरक्षण है। बात समझ रहे हैं मेरी? संसाधनों का बचाव ही संरक्षण है। यही बात है कि संरक्षण हम किसको कहेंगे? तो संसाधनों को बचाएंगे तो वही इसका क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। संरक्षण, तो अब इसकी संरक्षण की जरूरत ही क्यों है, वही हमसे पूछा है। तो हम बताएं कि संसाधनों की संसाधन संरक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। तो पहला क्या बताए हैं? पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। अगर हम संसाधनों को बचाएंगे तो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं लगभग न के बराबर उत्पन्न होगी। जैसे में पेड़ पौधों को काटने से बचाएं तो हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, हमें स्वच्छ और ताजी हवाएं मिलती रहेंगी। जल को बचाएंगे तो जल संकट नहीं होगा, भूमि को बचाएंगे तो भूमि संकट नहीं होगा। आपको भूमि संकट के बारे में, जल संकट के बारे में आगे के अध्याय में आपको हमको बताना है, ठीक है। दूसरा हम लिखे हैं भविष्य की पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सकेगी। जैसे में हम लोगों का पेट्रोलियम है, ऐसी संभावना जताई जाती है कि 20 से 30 साल बाद क्या होगी, ये जो पेट्रोलियम है वो खत्म होने के कगार पर, ठीक। इसलिए कहा जा रहा है कि भविष्य की पीढ़ी भी संसाधनों का उपयोग कर सकेगी। कैसे? तो संसाधनों के संरक्षण से। संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया जाता है। जितनी हमें जरूरत है उतनी संसाधन का उपयोग करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। अब हम लोग पेड़ों को अनावश्यक भी काट देते हैं, पानी अनावश्यक बहाते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को बचाना चाहिए, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, ठीक। भूमि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए ज्यादातर। क्यों? क्योंकि वो लोग रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, जिससे हमारा जो भूमि की उर्वरक क्षमता होती है वह धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और वो सिर्फ भूमि को ही खत्म नहीं करता है, बल्कि हमारे जल को भी दूषित करता रहता है, ठीक। इसके बारे में हम लोग तुरंत अभी भूमि संसाधन में पढ़ने वाले हैं। तीसरा हम लिखे हैं संसाधन का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग किया जाता है। और चौथा है लोगों को संसाधनों का महत्व समझ में आता है। संसाधनों का महत्व कैसे समझ में आएगा? जब हम इसका संरक्षण करने लगेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, संसाधन को भी बचाना है, वन को भी बचाना है, जल को भी बचाना है, भूमि को भी सुरक्षा देनी है, पेट्रोलियम को भी बचाना है। ऐसे तो जहां मन हुआ, जब मन किया तब बाइक उठाइए जाइए। तो हम लोगों को ये सभी अपने अंदर लाना होगा कि हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग, मतलब अच्छे तरीके से, और उसका जब काम है तभी उपयोग करें। बात समझ रहे हैं मेरी? और चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, ठीक है। तकनीक मतलब क्या होता है? मशीन। तकनीक का मतलब क्या होता है? मशीन, प्रौद्योगिकी, ठीक है, उसी का मतलब होता है तकनीक। तो बोला है संसाधन निर्माण, मतलब संसाधन को और बनाने में मशीन की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर हम लिखे हैं संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तकनीक की सहायता से संसाधनों का पूर्ण रूप से, क्या हम कर सकते हैं? संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग हम कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? तकनीक की सहायता से हम किसी भी संसाधन का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटीय ऊर्जा आदि कई ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसका तकनीक के बिना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। हम लोग अगर जल विद्युत ऊर्जा की बात करें तो बिना मशीन के क्या हम लोग जल विद्युत ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का उत्पादित कर सकते हैं? चाहे पेट्रोलियम का ही ले लो, खनिज तेल मिलता है सबसे पहले हमको, तो उसको उसको बढ़िया बनाने के लिए उसे डीजल
और पेट्रोल चाहे पीच, ये सभी चीजें प्राप्त करने के लिए हम इसको कहां पर भेजते हैं? तेल शोधक कारखाने में। हमारे बिहार में भी एक तेल शोधक कारखाना है जिसका नाम है बरौनी तेल शोधक कारखाना। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो वहां पर हम लोगों का खनिज तेल आता है और उस खनिज तेल का हम लोग क्या करते हैं? शोधन करते हैं, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल और बहुत सारी कार्बनिक चीजें हम लोगों को मिलती है। तो किसके द्वारा करते हैं हम लोग? तकनीक के द्वारा ही ना, मशीन के द्वारा ही ना। तो वही चीज यहाँ पर पूछा गया है कि संसाधनों का निर्माण तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधनों के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटी ऊर्जा आदि कई ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसका तकनीक के बिना प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक, तकनीक के बिना इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर होता है, लेकिन हमें गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है 6 नंबर। ठीक है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है? सतत विकास की। सतत विकास का मतलब, तो सतत विकास के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताए हैं, जा करके देखिए उसको, आपको सब समझ में आएगा। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके हमेशा हमेशा के लिए, समझे? अभी के टाइम के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी वह जारी रह सके। हम लिखे यहाँ पर, पहले सबसे पहले बताएं कि सतत विकास होता क्या है। तो सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रह सके, ठीक है, तथा टिकाऊ बना रहे। अर्थात क्या? अर्थात संसाधनों का ऐसा नियोजित उपयोग जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। ठीक है, भविष्य की पीढ़ी को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता को भी पूरा करे, उसे हम क्या कहेंगे? सतत विकास की अवधारणा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास की अवधारणा। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या कर दी है 2 लाइन। किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। अगर हम एक उदाहरण ले ले तो जो भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं वो हमेशा हम लोग कहां पर मिले हैं? तो किसी भी नदी के किनारे ही मिले हैं। ठीक है, क्यों मिले हैं? क्योंकि जल एक मौलिक संसाधन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं और बहुत सारे कामों में ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या होता था कि उससे हम लोग खेती कर सकते थे, ज्यादा हमें दूर नहीं जाना पड़ता। नदी के किनारे मुहाने बनाकर नदी का पानी ले आकर के वो लोग खेती कर सकते थे। ठीक, तो किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की क्या अहम भूमिका होती है, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, क्या? विवेकहीन उपयोग यानी कि अपनी बुद्धि से उपयोग न करना कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर देती है या जन्म दे देती है। अतः इन समस्याओं के समाधान हेतु संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए। इन समस्याओं से हमें पार पाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? तो सतत विकास की अवधारणा। बात समझ रहे हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो लास्ट क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर किसके आधार पर बोला है? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, अधिकार के आधार पर कितने संसाधन होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर हमारे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा इसके बदले में वह सरकार को कुछ लगान भी चुकाते हैं, को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में भूखंड, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में आते हैं तथा इसका उपयोग उस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए सुलभ रहता है। किसके लिए? उस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए सुलभ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं तथा इसका उपयोग सिर्फ उस देश के लोगों के द्वारा किया जाता हो, को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में उस देश का खनिज, पेट्रोलियम, धातुएं आदि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का या पूरे विश्व का नियंत्रण रहता है। किसका नियंत्रण रहता है? पूरे विश्व का। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। यहां पर संसाधन होगा जी, गलती हो गया है, संसाधन।
यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसका उपयोग सिर्फ अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे ग्रीनलैंड समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर 200 किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर NM होगा, न्यूटिकल माइल। 200 न्यूटिकल माइल की दूरी को छोड़कर पूरे महासागर का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हमेशा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर NM होगा, किलोमीटर नहीं। इस बार टाइपिंग वाले को हम बोलेंगे कि बाबू थोड़ा सा टाइपिंग अच्छे से किया करो, बच्चे लोगों को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग संसाधन सुधार लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ का जो ये जो क्वेश्चन है आपको ये वाला, ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, इसलिए ये सभी थोड़े थोड़े लंबे हैं। आसान है, आसान लैंग्वेज हम आपको बताए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जल्दी याद होता है, ठीक है। नहीं याद होता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, ऑटोमेटिक आप सुनिएगा वर्ड तो आपको ध्यान में आ जाएगा। हमारी जो पहली वीडियो है वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सारे हैं। अगर आप उसको देख लेते हैं तो इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम बताए हैं और आप लोगों से ना बने, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए, धन्यवाद।